Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. कभी सोचा है कि जब एक बहुत बड़ा ताकतवर साम्राज्य पूरी तरह बिखर जाता है तो क्या होता है। आज हम सफर करने वाले हैं यूरोपीय मध्ययुग के उसी उथल-पुथल भरे दौर का और ये देखेंगे कि कैसे उस गहरी अराजकता से एक पूरी की पूरी नई दुनिया ने जन्म लिया। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होगी रोम के पतन से। हम देखेंगे कि कैसे उस दौर की चुनौतियों ने नई व्यवस्थाओं को जन्म दिया और कैसे उन व्यवस्थाओं ने आने वाली सदियों के लिए पूरे यूरोप का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सबसे पहले आइए उस माहौल को समझते हैं। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और महसूस करते हैं उस उथल-पुथल को जिसने मध्य युग की नींव रखी थी। जरा सोचकर देखिए, कोई केंद्रीय सरकार नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। रोम के गिरने के बाद यूरोप की यही कड़वी सच्चाई थी। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ, सचमुच सब कुछ, बिखर चुका था। ये एक लगातार डर और अनिश्चितता का दौर था। वाइकिंग्स, मग्यार और दूसरे हमलावर पूरे महाद्वीप में दहशत फैला रहे थे। ऐसे में किसी के लिए भी सबसे कीमती चीज क्या होगी? बस एक ही चीज, सुरक्षा। इस अंधेरे में शार्लमेन जैसे कुछ लीडर एक उम्मीद की किरण बनकर आए। उन्होंने यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से को एकजुट किया भी, लेकिन उनकी मौत के बाद उनका महान साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और इसने एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। और इसी अराजकता के बीच से एक नई व्यवस्था ने जन्म लेना शुरू किया। देखिए, ये किसी की सोची समझी योजना नहीं थी, बल्कि उस मुश्किल वक्त में जिंदा रहने की एक जरूरत थी। इसी को हम सामंतवाद या फ्यूडलिज्म कहते हैं। ये सुरक्षा की जरूरत का एक प्रैक्टिकल जवाब था। एक ऐसा सिस्टम जो पूरी तरह से जमीन और वफादारी के वादों पर टिका था, जहां हर कोई किसी न किसी के प्रति जवाबदेह था। ये पिरामिड सिर्फ एक सामाजिक ढांचा नहीं था, बल्कि ये पर्सनल कस्मों और वादों का एक बहुत ही जटिल जाल था। इसी जाल ने समाज को पूरी तरह बिखरने से बचाए रखा। राजा से लेकर एक आम शूरवीर तक हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। और ये समझना बहुत जरूरी है कि सामंतवाद कोई एक तरफा सौदा नहीं था। लॉर्ड सुरक्षा देते थे तो बदले में उनके जागीरदार वफादारी निभाते थे और जरूरत पड़ने पर उनके लिए जंग भी लड़ते थे। ये आपसी जिम्मेदारियों का एक मजबूत बंधन था। और इस पूरी लड़ाकू व्यवस्था के दिल में कौन था? वो था शूरवीर, लोहे के कवच में ढका एक घुड़सवार योद्धा। लेकिन उसका काम सिर्फ लड़ना नहीं था, वो शिष्टता यानी शिवलरी के कुछ खास उसूलों से भी बंधा हुआ था। शिवलरी सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये सम्मान, उदारता और सच्चाई का भी प्रतीक थी। हाँ, ये एक आदर्श था और असलियत में शायद ही कोई शूरवीर हमेशा इस पर खरा उतर पाता हो, लेकिन ये आदर्श बहुत मायने रखता था। तो लोगों ने खुद को राजनीतिक रूप से तो किसी तरह संगठित कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि वे अपना पेट कैसे भरते थे। इसका जवाब मिलता है जागीर प्रणाली यानी मैनर सिस्टम में। जागीर या मैनर को आप मध्ययुगीन दुनिया का आर्थिक इंजन समझ सकते हैं। ये एक आत्मनिर्भर समुदाय था। इसे ऐसा बनाया गया था ताकि बाहरी दुनिया के खतरों से बचा जा सके और सारी जरूरतें अंदर ही पूरी हो जाएं। एक जागीर अपने आप में एक पूरी दुनिया थी। चर्च से लेकर चक्की तक और खेतों से लेकर जंगलों तक लोगों को जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए था वो सब वही मौजूद था। व्यापार लगभग ना के बराबर था, इसलिए आत्मनिर्भर होना ही जीने का एकमात्र तरीका था। और इस पूरी आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ थे सर्फ। वे गुलाम तो नहीं थे, लेकिन वे आजाद भी नहीं थे। वे अपनी जमीन से बंधे हुए थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें अपने लॉर्ड की जमीन पर ही काम करना होता था। और सुरक्षा की ये कीमत बहुत भारी थी। किसानों को हफ्ते के कई दिन लॉर्ड के खेतों में मुफ्त में काम करना पड़ता था। अपनी थोड़ी बहुत कमाई पर टैक्स देना पड़ता था और ऊपर से चर्च को दशमांश भी देना होता था। वाकई एक बहुत ही कठिन जीवन था। लेकिन इन सभी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के ऊपर एक ऐसी ताकत थी जो सबको एक ही धागे में पिरोती थी, और वो ताकत थी चर्च। इस बिखरी हुई दुनिया में चर्च वो गोंद था जो समाज को एक साथ जोड़े हुए था। ये लोगों को एक साझा विश्वास देता था, एक समुदाय होने का एहसास देता था। और हाँ, इसके पास जबरदस्त ताकत भी थी। चर्च की अपनी अदालतें थीं और अपने कानून थे, जिन्हें कैनन लॉ कहा जाता था।
इसका मतलब ये था कि राजा हो या किसान, हर कोई चर्च के अधिकार क्षेत्र में आता था। इसकी पहुंच हर जगह, हर किसी तक थी। और जब शक्ति इतनी ज्यादा हो तो टकराव तो होना ही था। जल्द ही ये सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि असली ताकतवर कौन है, राजा या फिर पोप? ले इन्वेस्टिचर विवाद इसी सत्ता संघर्ष का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। झगड़ा इस बात पर था कि बिशप जैसे बड़े धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा, राजा या पोप। और ये एक बड़ा मुद्दा था क्योंकि बिशप सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे, वे बहुत अमीर और शक्तिशाली जमींदार भी थे। तो हमने इन 3 बड़े स्तंभों को देखा, सामंतवाद, जागीर प्रणाली और चर्च। आइए अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये मिलकर उस दुनिया का निर्माण कैसे करते हैं जिसे हम आज मध्य युग के नाम से जानते हैं। ये तीनों सिस्टम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे और एक दूसरे पर निर्भर थे। सामंतवाद ने राजनीतिक व्यवस्था दी, जागीर प्रणाली ने आर्थिक आधार दिया और चर्च ने इन सबको एक आध्यात्मिक और सामाजिक धागे में बांध कर रखा। मध्य युग ने असल में सुरक्षा और आज़ादी के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश की। और ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसा संतुलन है जिसे आज भी हम सब अपनी दुनिया में लगातार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.